वेलकम गाइस। वेलकम टू माय चैनल। आज इस पार्ट में मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं उसमें इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस पे बात करूंगा। तो आज बात करूंगा मैं इफ़ेक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस के जो मुल्क में बहरान पैदा होते हैं, बिजली की क्राइसिस हमें देखने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान में इसके क्या क्या असरात होते हैं, और वैसे भी ओवरऑल एक जनरल पर्सपेक्टिव दूंगा किसी भी कंट्री में एनर्जी क्राइसिस की वजह से वहाँ पर क्या क्या जो हैं बैड इम्पैक्ट्स पैदा होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होती है वो आपकी रुक जाती है। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो रुक जाती है तो वो डेफिनेटली उसका मल्टीपल डायमेंशंस में एक कंट्री पर इफ़ेक्ट होता है। तो उसको दो तीन वेज में मैं बताता हूँ किस तरह होता है। नंबर वन तो ये देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बैकबोन होती है इंडस्ट्री की, कि बिजली आएगी मशीनें चलेंगी तो काम चलेगा ना। तो सबसे पहले जो बिजली है वो अगर महंगी हो जाए तो आपकी कॉस्ट जो है वो महंगी हो जाती है। आपकी कॉस्ट महंगी होगी, इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, उसको बिजली महंगी मिली, वो अब चीज़ भी महंगी सेल करेगा। अब महंगी चीज़ें सेल करने से आपकी जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, जो पैसा आप बाहर के मुल्क को पैसे चीज़ें बेचकर पैसा पाकिस्तान लेके आते हैं वो कम हो जाएगा। मींस लेस एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी और रेमिटेंसेस जो हम अर्न करते हैं वो भी ना के बराबर हो जाएंगी। इस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो आपकी बिल्कुल ही खतरे में आ जाती है। और जी, और बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एनर्जी क्राइसिस अगर एक मुल्क में हैं तो उधर जब कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही होती है, वो वहाँ का जो इन्वेस्टर है ना वो फिर उस कंट्री में जाना चाहता है कि जहाँ पर कॉस्ट उसको प्रोडक्शन की कम आए। मीन्स कि जहाँ पर बिजली जो है वो सस्ती मिले। लाइक चाइना जो है वो सस्ती बिजली देता है अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। और इस तरह बांग्लादेश जो है, हमारा देखने में आया कि पिछले कई सालों में हमारा जो इंडस्ट्रियल यूनिट है ना वो काफ़ी सारा पाकिस्तान से स्विच ऑफ कर गया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इज़ लाइक अ बर्ड, बर्ड की तरह होता है, जहाँ उसको खतरा महसूस होता है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है वो चले जाता है अपना सरमाया सारा निकाल कर। तो इस तरह जब बिजली महंगी हो जाती है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाती है। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब रुक जाती है तो इसका फर्दर इम्पैक्ट कहाँ पर होता है कि आपकी जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकगी, आपकी मैन पावर जो उसमें यूज़ हो रही है वो कम यूज़ होती है। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकी और अनएम्प्लॉयमेंट ने क्रिएशन होगी, एक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका जो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है वहाँ पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो जाती है, बाइंग एंड परचेजिंग पावर कम होने लग जाती है, लोग चीज़ें नहीं खरीद सकते। फिर तो आपके वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होगी, लोग कम चीज़ें खरीदेंगे, टैक्सेस कम पे होंगे और रेवेन्यू जनरेट कम होगा। रेवेन्यू कम जनरेट होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डेप्ट लेगी, कर्जे लेगी। जी, तो डेप्ट इंक्रीज होगा तो डेप्ट की पेमेंट में आपका क्या जाएगा, डेप्ट की पेमेंट में आपके इंटरेस्ट जो है वो ही काफ़ी अरबों बन जाता है सालाना। तो वो फिर कहाँ से पेमेंट होगी, फिर डेप्ट की जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए भी मज़ीद डेप्ट लेना पड़ता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपने जो सूद देना है उसके ऊपर उसके लिए भी अलहदा से एक कर्जा लेना पड़ता है। तो ये इस तरह से एनर्जी क्राइसिस जो है वो देखें मल्टीपल डायमेंशन में एक कंट्री की इकोनॉमी को है वो क्रिपल डाउन कर रहा होता है। सो अगर आप देखें एनर्जी क्राइसिस अगर आपके आगे ज़्यादा तो इंडस्ट्री में डाउन साइजिंग होगी, यानी कि 60 to 70% वो डाउन साइज हो जाती है। मीन्स कि वो ग्रोथ नहीं करती। जहाँ पे उनका एक यूनिट लगा हुआ है मीन्स के 1 एकड़ में है तो वो उसको कम कर देंगे, या जाहिर बात उसको पैसे ज़्यादा बचेंगे नहीं तो उसने कम ही करना है ना। वो मज़ीद अगर उसको पैसे बच रहे हैं या कुछ कर रहा है वो इन्वेस्टर, तो वो मज़ीद 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ में अपना प्लांट बड़ा कर देगा, लेकिन उसको बच नहीं रहे होते, वो डाउन साइजिंग होती है। जो इंडस्ट्रियल डाउन साइजिंग होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है कि एम्प्लॉयमेंट वो है वहाँ से निकाल दी जाती है। अभी रिसेंटली जो रिसेशन आया है कोरोना का, मल्टीपल जो है देखें आपके जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर कहाँ उन्होंने अपने दिए हैं कोई पैसे वगैरह उनको को पेज, क्योंकि काम ही नहीं होगा तो वो किधर से देगा इन्वेस्टर, वो फारग कर देते हैं उनको। सिर्फ एक सेल्फिश प्रोसेस होता है कि जस्ट अपने ही मुतालबात तक होता है कि उन्हें इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक
बर्डन जो है वो आपने समझ लिया होगा कि एनर्जी क्राइसिस किस तरह इकोनॉमिक बर्डन हम पर जनरेट कर रहा है। उसके बाद आप एक और चीज़ देखें कि आपका जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं या एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्रीकल्चर में बड़ा सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसकी बेसिक जो है जीडीपी जो ग्रोथ है वो टेक्सटाइल और इस पर बेस करती है, एग्रीकल्चर पर। तो इसकी जो है आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ट्यूबवेल चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती ट्यूबवेल नहीं चलते, और मल्टीपल जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो बिजली पर चलने होते हैं एग्रीकल्चर के, वो नहीं काम कर रहे होते। तो लिहाजा आपका जो बेसिक रीढ़ की हड्डी है आपकी इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो डाउन साइज होना शुरू होता है, वो ख़राब, उसकी ग्रोथ उस लेवल पर नहीं जाती। और एग्रीकल्चर ही ऐसी आपका सेक्टर है जो आपको मल्टीपल खाम माल जो है मल्टीपल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे अगर एग्रीकल्चर अगर डाउन साइज हो रही है या ख़राब हो रही है तो शुगर कहाँ से पैदा होगी? अगर आपका एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो गया तो कॉटन कहाँ से, आप ये जो कपड़ा पहनते हैं फैब्रिक, ये कहाँ से पैदा होगा? अगर कपास ही नहीं उगेगी तो कैसे आगे जाकर वो, समझ रहे हैं आप, मल्टीपल चीज़। और फिर देखें खाने पीने की चीज़ों की कमी, मल्टीपल डायमेंशंस में एग्रीकल्चर इफेक्ट किया तो उसने भी आगे मल्टीपल चीज़ों में इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। और देखें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि आपके जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर को अब कम उसमें हिस्सा डाल रहा है। जी, तो एग्रीकल्चर आपका बहुत कम फिर अगर कंट्रीब्यूट करने लग गया तो आपका जीडीपी जो है वो बहुत डाउन साइज होना चाहिए। हमारा बेसिक जीडीपी जो आई थिंक 18 to 90% वो बेस करता है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर। तो वो वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है कि आपकी जो शेयरिंग है ना एग्रीकल्चर की, वो बहुत कम हो सकती है। और एक और जो है बेसिक इफेक्ट देखें जी, लाइट नहीं है तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लाइट होगी तो टेक्नोलॉजी किस पे बेस करती है? लाइट पे करती है ना। आपके मोबाइल, सेल फोन, न्यूली इक्विपमेंट्स, लेबॉर्ट्रीज और मल्टीपल जो है इस टाइम वेरियस किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजी है। इवन दैट आपके ऑटोमोबाइल्स, आपके जो है मोटर बाइक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल होना शुरू हो गई हैं, आपकी कार्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल आ गई हैं। तो वो एलन मस्क ने भी ये एक सिस्टम शुरू किया है। एलन मस्क ने एक बाकायदा एक कंपनी बनाई है आई थिंक, तो उसमें उसने कंसेप्ट दिया और वो काम भी कर रहे हैं इस चीज़ पर कि हम कम्प्लीटली जो है फ्यूल फ्री बनाएंगे। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है एक पूरे, यानी कि हमारा जो है शिफ्टिंग हो रही वर्ल्ड की, एक नई जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, वो सभी इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो गई है। तो अगर इलेक्ट्रिक नहीं होगी, और देखें जी आपका ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, कोरोना वायरस में आप देख लें कि सभी को ऑनलाइन सिस्टम की ज़रूरत, आपकी मीटिंग्स पॉलिटिकल हों, एजुकेशनल हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, चाहे वो गवर्नमेंटल लेवल की हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, वो सभी को ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो वो किस तरह बेस करें, और हमें इसका बड़ा लॉस हुआ। हम नहीं हर बच्चे तक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पहुंचा सके। वो हमारी एक तो उसमें पॉवर्टी भी था थोड़ा सा, और बेसिक तो यही था ना कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से वो मल्टीपल डायमेंशंस जो अफेक्ट कर रही हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बुरी तरह उसने मुतासर किया। तो टेक्नोलॉजी कम तो एजुकेशन भी कम। तो लास्ट में डिस्कस करूँगा कि इफ़ेक्ट होता है जो है एनर्जी क्राइसिस का बेसिकली और ज़्यादातर वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। डोमेस्टिक लाइफ में क्या आता है? मीन्स कि आपका सोना, पीना, खाना, बैठना, उठना, फिरना, जागना, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक लेवल में आ जाती हैं। अगर एक बंदा काम करके आया है, फैक्ट्री में है या ऑफिस में है, वो घर आया, गर्मी है या कुछ भी आप कह लें कि वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो उसकी नींद नहीं अच्छी पूरी हो रही, तो वो किस तरह पर सुबह जाके अच्छा परफॉर्म करेगा? अगर एक बंदे की नेशन है, कौम है, या हमारे लोग हैं, हमारी जैसे लेबर ही है, इनकी अगर नींद नहीं पूरी होती, वो पंखा चलेगा, एसी चलेगा या कोई भी चीज़ ऐसी जो उसको कंफर्टेबल नींद दे, वो नींद नहीं पूरी होगी तो किस तरह से कौम जो है सुबह जाकर फिर एक्टिवली काम करेगी? हालांकि साइंस कहती है कि 8 आवर्स की जो है स्लीप आपको चाहिए होती है। तो वो नींद नहीं पूरी हुई तो वो क्या होगा? हेल्थ इश्यूज बनने शुरू हो गए। आपकी जो है कंट्री, ये एक नया मोड जो है इसका हेल्थ इश्यूज की तरफ चल जाएगा। और हेल्थ फैसिलिटीज़ पहले ही नहीं पाकिस्तान में हमसे पूरी हो रही,
तो वो बर्डन इंक्रीज हो जाता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है टेंशन्स, डिप्रेशंस और इन चीज़ों का बहुत ही यानी कि बहुत ज़्यादा है। फुकदान नहीं है, फुकदान में कहने लगा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। अब एक और चीज़ मैं इफ़ेक्ट जो है वो देखूंगा। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इकोनॉमिकली जो है ना वो बहुत लॉस होना शुरू हो जाता है। सर्कुलर डेप्ट जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। यानी कि आपने एक लोन लिया, ठीक है, IMF से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लोन लिया, उसका आगे अकोमोडेट किया उसने जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइडर हैं। अगर एनर्जी प्रोवाइडर जैसे IPPs हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाने वाले जो थे 1994 में जो एग्रीमेंट के तहत आए थे, वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं देंगे वो ऑयल नहीं देगा, क्रूड ऑयल नहीं वो खरीदेगा, तो फर्नेस और गैस से वो किस तरह से बिजली पैदा करेगा, या अपनी कॉल पेमेंट वो किस तरह करेगा। तो वो जो गवर्नमेंट उसको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। तो वो गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस होता है? गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है वो आपसे टैक्स लेती है, आपसे टैक्स लेगी, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हुआ। और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने आपको बताया था कि उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से वो सब्सिडीज देनी पड़ती हैं। जब सब्सिडीज ऑयल पर दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी एक अलग से लॉस बन रहा होता है इकोनॉमी के ऊपर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन ज़रा ध्यान से समझिए कि किस तरह से इकोनॉमिक क्रिपलिंग जो है ना वो देखने में आती है। इस तरह से पावर जनरेशन कंजप्शन जो है ना, वो पावर तो उतनी डे बाय डे बढ़नी है, तो वो जो हमारे जनरेटर हैं IPPs, तो उनको तो पेमेंट पूरी करनी पड़ती है ना। तो इस तरह से ये सर्कुलर डेप्ट फिर मज़ीद कर्जे लेकर फिर टैक्सेस भी हाई, फिर इस तरह पुअर गवर्नेंस की वजह से हम मज़ीद इस दलदल में फंसते जाते हैं। तो ये थे तो कुछ इफ़ेक्ट्स जो मैंने आपको थोड़े से डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। मज़ीद भी हो सकते हैं, इनका आगे मल्टीपल डायमेंशंस बनती जाती हैं, आप जितनी मर्जी निकाल लें। ओवरऑल यानी कि एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो मुल्क की इकोनॉमिक पहिया जो है वो फुल तेज़ी से चलेगा, नहीं तो स्लो प्रोसेस रहेगा। इससे बेहतर कोई हल नहीं कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाएं। और मज़ीद हल पे ना हम एक और वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि एनर्जी के जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं, कि एनर्जी क्राइसिस से हम किस तरह बाहर आ सकते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में आपसे यही डिस्कस हुआ। नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा कि किस तरह से एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।